हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति गया के यूट्यूब चैनल पे। मैं आर के रंजन आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें, लास्ट तक की इस वीडियो को देखें और 10 नंबर पक्का कर ले आने वाले एग्जाम के लिए मैट्रिक में। तो आज देखिए लेकर आए हैं वर्णिका का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सारा हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, खल्लास कर देंगे। तो आज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। यह एक कन्नड़ कहानी है। इसका लेखक जो है श्रीनिवास है। तो बारी बारी से इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सारे। पहला क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो आपको पता है कि रंगप्पा जो था गांव का एक लंपट जुआरी बदमाश लफुआ लफंगा लड़का था। वह विधवा मंगम्मा से बार बार धन उधार मांगता था। वह घर की सारी बात जानता था। वह ये भी जानता था कि मंगम्मा और उसके बीच बहू के बीच लड़ाई हो गया, खटपट चल रहा है। वह यह भी जानता था कि मंगम्मा घर में अकेली रहती है। वह कभी कभी मंगम्मा का हाथ भी पकड़ लेता था, जिससे बेचारी विधवा मंगम्मा डर जाती थी। चलिए सवाल नंबर 2 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है कि मंगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो आपको पता है कि स्त्रियां अधिकार चाहती है। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पर अधिकार बनाए रखना चाहती थी। बहू मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने पति पर भी अधिकार समझती थी। मंगम्मा पोते पर भी अधिकार बनाए रखना चाहती थी। मंगम्मा की बहू इससे मानने को तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि मेरा बेटा केवल मेरा हो। मंगम्मा चाहती थी कि मेरा पोता केवल मेरा हो। चलिए सवाल नंबर हम 3 पे चल रहे हैं। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो इसका उत्तर है मंगम्मा बहुत ही समझदार। मंगम्मा मंगम्मा की बहू बहुत ही समझदार, भीतर से बुद्धिमान भी थी। उसने सोचा समझा और अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। दादी के पास रहते रहते बच्चा अभ्यस्त हो गया। उसी बच्चा के बहाने वह बहू कभी कभी सास के पास आने जाने लगी। उसी क्रम में बहू और बेटा माँ से माफ़ी मांग लिया और गलती स्वीकार करते हुए हिल मिल गया। बेटा ही सास और बहू के मिलाने का माध्यम बन गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चल रहे हैं जिसका सवाल है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको पता है कि मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र हैं। मंगम्मा का चरित्र उत्तम है। वह परिश्रमी स्त्री है। वह दही बेचती थी। उसका पति नहीं रहने पर भी वह किसी ऐरे गैरे के चक्कर में नहीं पड़ती थी। वह अपना धर्म उत्तम रखती थी। वह अपने बहू से कभी कभी झगड़ जाती थी, फिर भी मनमुटाव के कारण अपने बेटे और पोते को अपना लेती थी। ममता के कारण ही झगड़ती थी। मंगम्मा बड़ा कुशल व्यवहार और अनुभवी महिला हैं। कहने का अर्थ है कि मंगम्मा काफ़ी एक अच्छी महिला थी। वह परिश्रमी में तो कहना नहीं भाई, काफ़ी परिश्रम करती थी। सवाल नंबर हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 2 पे आ गए हैं। ढाते विश्वास बहुत इंटरेस्टिंग कहानी और पढ़ने के बाद आंसू आ जाएगा आपको। लिख रहा है ढाते विश्वास, यह कहाँ की कहानी, उड़ीसा की कहानी, उड़िया कहानी है। इस कहानी के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। इसका पहला सवाल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो आपको पता है इस कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। वह एक साहसी महिला है। गांव में उसका 1 बीघा खेत है। वह अपने बेटे अच्युत को समाज की रक्षा में लगा दिया। उसके हृदय में अपने गांव के प्रति बहुत लगाव था। देखिए सवाल नंबर 2 पे हम चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। इस सवाल को एकदम छाप के रखो मेरे दोस्त। लिख रहा है लक्ष्मी गांव के रहने वाली एक महिला है। और कौन सी गांव, तो उड़ीसा में छोटी से गांव के रहने वाली महिला थी। वह लक्ष्मण की पत्नी थी। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। उसका पारिवारिक परिस्थिति काफ़ी गंभीर था।
लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में प्राइवेट नौकरी करता था। जो कुछ भी कमाता था वह अपने पत्नी लक्ष्मी के पास भेज देता था। लक्ष्मी के सास ससुर मर चुके थे। उन्हें 1 बीघा जमीन था। उन्हें खेती करने के लिए एक बैल था। इसके अलावा 2 बकरी, एक गाय, एक बछड़ा, एक बेटी और 2 बेटा था। बड़ी मुश्किल से घर चला रहा था। वो जो लक्ष्मी थी काफ़ी मुश्किल से अपने परिवार को चला रही थी। सवाल नंबर हम 3 पे चल रहे हैं। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से ग्रसित रहता था। उत्तर देखिए, उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा ग्रसित रहता था। काफ़ी सुखाड़ होने के कारण पीने का पानी नहीं मिलता, फसल मर जाते हैं, किसानों के निराश के काले बादल छा जाते हैं, तो कभी अतिवृष्टि के कारण पाला छा जाता है। बेचारी लक्ष्मी और गांव वालों ने पहली बार बिचड़ा लगाया जो जलकर भुंजा हो गया। पुनः लगाने पर केवल बिचड़ा गला बल्कि जनजीवन मर कर दह गया। चारों तरफ हाहाकार छा गया जिससे दहाड़ आ गया। देखिए, कहने का मतलब है कि इस कहानी के आधार पर हम लोग को प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। तो उसके लिए देखिए, एक उदाहरण काफ़ी है इस कहानी में कि लक्ष्मी ने जब पहली बार अपने धान वाले बिचड़े को बुनी तो पूरा जलकर राख हो गया, थोड़ा सा भी पानी नहीं पड़ा। लेकिन जब दोबारा वहाँ के लोग और लक्ष्मी भी खेत में लगाई तो बिचड़ा तो गला, लेकिन क्या हो गया, सड़ गया, गल गया, दह गया, इतना कस के पानी आ गया। सवाल नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता विचार करें। तो आपको पता है किसी भी कहानी में उसके शीर्षक का बड़ा महत्व होता है। कहानी के सारे तत्व शीर्षक में ही निहित होता है। कहानीकार का उद्देश्य शीर्षक में ही निहित होता है। ढहते विश्वास कहानी का 7 कोड़ी होता जी है। इस कहानी से यह साबित करना चाहते हैं कि विकट परिस्थिति में लाखों लोगों ने ईश्वर से बचने का प्रार्थना किया, परंतु किसी की रक्षा नहीं हुई, जिससे ईश्वर पर से लोगों का विश्वास ढह गया। जो शीर्षक से स्पष्ट होता है, फलतः शीर्षक सही और उचित है। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए, कहानी नंबर 3 पे हम आ गए हैं, जिस कहानी का नाम है माँ, और यह एक गुजराती कहानी। इस कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। सवाल नंबर 1, मंगू के प्रति माँ और परिवार या अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो आपको पता है कि मंगू एक पागल लड़की का नाम है। उसकी माँ सब तरह से उसकी सेवा करती है, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति बुरा व्यवहार करते हैं। चूँकि माँ की ममता पूरी तरह से मंगू पर आकर अटक गया है, जिसे देखकर मंगू की बड़ी भाभी जलकर कसमसा कर रह जाती है। वही छोटी भाभी जलकर बैगन की भुट्टा हो जाती है। दोनों भाई अपने अपने पत्नी को स्थिर करने में लगे रहते हैं। अन्य बच्चों के प्रति कोई ममता नहीं रखती है, जिससे परिवार के सभी सदस्य माँ पर भी गुस्सा जाते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि मंगू के अलावा माँ को कोई पसंद नहीं था। खाने पसंद की बात नहीं, मतलब किसी पर ममता वो दिखाती नहीं थी। वो सारा टाइम अपने मंगू के लिए दिया करती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग। लिख रहा है क्वेश्चन कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, विचार करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपको पता है कि मंगू की माँ ममता के प्रतिमूर्ति हैं। वह जानती थी कि अस्पताल में अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाती है। माँ रहते किसी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है। ऐसा करने पर समाज उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। पगली मंगू को अस्पताल में कौन माँ की तरफ देखभाल कर सकता है? कौन उसके बिस्तर को साफ सुथरा करेगा? कौन उसे समय पर खाना खिलाएगा, दवा देगा? क्या पगली लड़की माँ के बिना कहीं भी रह सकती है? यही प्रश्न मंगू की माँ को झकझोर देता है। सवाल नंबर हम 3 पे चल रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो आपको पता है कि किसी भी कहानी में शीर्षक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहानी के सारे तत्व
शीर्षक में ही निहित होते हैं। कहानीकार का उद्देश्य भी उसी में निहित होता है। माँ कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलीकर है। यह एक गुजराती कहानी है। इस कहानी की सारी घटनाएं माँ की ममता के चारों तरफ चक्कर काटती है। प्रारंभ से अंत तक माँ का ही वर्णन है। माँ ममता के प्रति मूर्ति हैं। ममता के कारण मंगू की माँ पगली और गूंगी मंगू को हमेशा अपनी बाहों में समेटे रखती है। उससे ऐसा लगता है कि सारा प्यार इस पगली बेटी पर निछावर कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 4 पे। इस कहानी का नाम है नगर और यह एक तमिल कहानी है। इसका लेखक जो है, कहानीकार जो है, सुजाता है। इसका पहला सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। पापाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो आपको पता है कि पापाती वल्ली अमाल की बेटी थी। वह मेनिंजाइटिस बुखार से पीड़ित थी। पापाती की माँ वल्ली अमाल उसे गांव के झोला छाप डॉक्टर के पास दिखाई, परंतु ठीक नहीं हुई तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाई। वहाँ के डॉक्टर ने वल्ली अमाल को डरा दिया और बेटी पापाती को अति शीघ्र नगर के अस्पताल में भर्ती करने के लिए रेफर कर दिया। अतः पापाती को बेहतर इलाज के लिए नगर के अस्पताल लाया गया था। सवाल नंबर 2 पे हम चलते हैं। लिख रहा है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर हम 2 पे चल रहे हैं, जिस सवाल का नाम है लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो आपको पता है किसी भी कहानी में शीर्षक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहानी के सारे तत्व शीर्षक में ही निहित होता है। कहानी की सारी घटनाएं शीर्षक में ही समाहित होता है। नगर कहानी के कहानीकार सुजाता है। इस कहानी में शुरू से अंत तक एक नगर का अस्पताल का ही वर्णन है। सारी घटनाएं नगर में ही घटती है। कहानी के प्रमुख पात्र वल्ली अमाल है। वह अपनी बेटी पापाती को नगर के अस्पताल में भर्ती करने के लिए जाती है, परंतु वह भर्ती नहीं हो पाती है। सवाल नंबर हम चल रहे हैं आगे 3 के ऊपर। लिख रहा है सवाल, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? बहुत बड़ा कारण, पापाती की मां वल्ली अमाल नगर के अस्पताल में इलाज करने के लिए ले आई। उसने अस्पताल में आउटडोर में दिखाई। वहाँ के बड़े डॉक्टर ने पापाती की आंखों की पुतली उठाकर टॉर्च की रोशनी से देखा, खोपड़ी ठोक कर देखा, पैरों को हिलाकर देखा। पापाती बेहोश पड़ी हुई थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। वह मेनिंजाइटिस बुखार से ग्रसित थी। इसलिए बड़े डॉक्टर ने सीधे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। लेकिन हुआ क्या कि पापाती की माँ जो वल्ली अमाल थी वो काफ़ी अनपढ़ थी, जिसके कारण वल्ली अमाल अपनी बेटी को भर्ती नहीं करा पाई। और एक और इसमें कारण हुआ कि वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ का जो नियम कानून था, वहाँ का कर्मचारी काफ़ी लापरवाह रहने के कारण वो लड़की भर्ती नहीं हो पाई और अपने घर घूर के चली गई। सवाल नंबर हम 4 पे चल रहे हैं। नगर कहानी का सारांश लिखें। नगर कहानी में वल्ली अमाल एकमात्र पुत्री पापाती के बुखार का वर्णन है। वो अपनी पुत्री को गांव के प्राथमिक अस्पताल के डॉक्टर के पास ले गई। वहां वह डॉक्टर ने उसे देखकर नगर के बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। वल्ली अमाल पुत्री को ले कर नगर के अस्पताल गई। वह अस्पताल के डॉक्टरों ने चारों तरफ घेर कर उसका परीक्षण किया। उसमें मेनिंजाइटिस का केस पाकर अस्पताल के लिए प्रथम मामला जानकर भर्ती ले लेने को कहा। वल्ली अमाल को वहां कल आने के लिए कहा गया। वल्ली अमाल वहां की बड़ी व्यवस्था देखकर घबरा गई थी। कोई मदद करने वाला नहीं था। रात में वह कहाँ रहे यह भी पता नहीं था। ऐसा सोचकर वल्ली अमाल अपनी पुत्री का बिना इलाज कराए नगर से लौट गई। चलिए सवाल नंबर हम चल रहे हैं, ये देखिए एक्सरसाइज 5 पे आ गए। सीता एक धरती कब तक घूमेगी? यह एक राजस्थानी कहानी है। इसके लेखक जो है सावर दहिया।
तो आइए इस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सीता अपने घर में ही घुटन क्यों महसूस करती है? सीता अपने घर में ही क्यों घुटन महसूस करती है? आंसर लिख रहा है, धरती कब तक घूमेगी। कहानी के प्रमुख पात्र सीता है। सीता 3 बेटों की माँ है। तीनों बेटे एक एक महीने का पारी बांधकर माँ को खाना खिलाता है, परंतु माँ जिस बेटे की तरफ जाती है वह उसे भारी बोझ सा लगती है। माँ की रोटी सभी बहुएं के लिए बोझ महसूस होता है। उसे कोई आदर सत्कार नहीं देती है। जल्दी उसके पास कोई बैठता नहीं है, जिससे काफ़ी तकलीफ महसूस करती है। सवाल नंबर हम चल रहे हैं 2 के ऊपर। आइए देखिए 2 नंबर सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है, धरती कब तक घूमेगी। कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। किसी भी कहानी में उसके शीर्षक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहानी के सारे तत्व शीर्षक में ही निहित होते हैं। कहानी का कहानीकार का उद्देश्य भी उसी में निहित होता है। धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार सावरदैया है या एक राजस्थानी कहानी है। इस कहानी की सारी घटनाएं एक परिवार के चारों तरफ घूमती है। शुरू से अंत तक सीता का ही चर्चा है। सीता की 3 बेटे हैं। तीनों बेटे एक एक महीने पारी बंधकर खाना खिलाते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। सवाल नंबर हम चल रहे हैं, सवाल नंबर 3 के ऊपर हम चल रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पारी बदलने पर बच्चों की खुशी, माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। पारी बदलता है तो वो जो है बच्चों में खुशी होती है, लेकिन उसके माता पिता काफ़ी नाराज़ होते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं। पारी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे घर की स्थिति से अवगत नहीं हैं होते हैं। उन्हें दादी माँ अपनी माँ के बीच कोई फर्क, कोई भेदभाव का अनुभव नहीं होता है। बच्चे निश्चल पूर्वक होते हैं। दूसरे तरफ बच्चों के माता पिता दादी माँ को खाना खिलाना बोझ महसूस करते हैं। वे सेवा करना नहीं चाहते हैं, उन्हें अपनी तरफ रखना नहीं चाहते हैं। तो देखिए इस जो था सेकेंड हिंदी को पूरा हम A to Z क्वेश्चन आंसर करवा दिए। तो आप लोग को कैसा लगा अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, जिससे कि हमको और हौसला मिले और ऐसे ऐसे वीडियो को हम लाएं जिससे जल्दी जल्दी आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को फैला दो मेरे दोस्तों। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।